मैं आप सभी के बीच में इज आर एम का प्रयोग लेकर आया हूं। तो मैं आपको बहुत बेहतरीन क्लास दूंगा, ये मेरा वादा है। चलिए हम देखते हैं इज आर एम का प्रयोग कहाँ करते हैं। यूज ऑफ इज आर एम। देखिए, हमें एक एक पॉइंट का मतलब समझाना है, एक एक शब्द का मतलब समझाना है। तो यहाँ देखिए, यूज में होता है प्रयोग, और ऑफ माने होता है के या का। इज आर एम, इज आर एम अभी शब्द का अर्थ बताएंगे। मतलब इज आर एम का प्रयोग, ठीक है। यूज माने प्रयोग होता है, ऑफ माने का होता है, और इज माने इज आर एम, इज आर एम का प्रयोग, ठीक। तो हम क्या सीखेंगे? इज आर एम का प्रयोग। चलिए देखते हैं इनका प्रयोग कहाँ करते हैं। मैं आप लोग यहाँ लिख दिया हूं। जब वाक्य के अंत में, जब वाक्य के अंत में हूं आए, ठीक है, हो या हैं, ये शब्द आए और किसके रूप में काम करें? मुख्य क्रिया के रूप में रहता है। अगर आपका क्या जो हूं, है, हो या है मुख्य क्रिया के रूप में रहता है, तब क्या करते हैं? तब वाक्य के कर्ता के अनुसार, जो वाक्य के कर्ता होगा, तब वाक्य के कर्ता के अनुसार इज आर एम का प्रयोग करते हैं। तब हम इज आर एम का प्रयोग करेंगे। अच्छा, वाक्य के कर्ता के अनुसार मतलब वाक्य एक वचन है कि बहुवचन है, उसके अनुसार हम इज आर एम का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं इसीलिए नोट में आपको स्पष्ट लिखा दिया हूं कि इज माने होता है। अगर कहीं इज है तो उसका माने ही, उसका अर्थ ही होता है। और इज का प्रयोग कहाँ करते हैं? एक वचन कर्ता के अनुसार करते हैं। अगर एक वचन कर्ता है उसके अनुसार हम इज लगाएंगे, ठीक। अच्छा, अब आपका ये डाउट होगा कि एक वचन कर्ता कौन कौन होते हैं। तो आपके एक वचन कर्ता जैसे ही, सी, इट, नेम, ये सभी एक वचन कर्ता हैं। लेकिन नेम में जैसे आना चाहिए एक ही नाम, दो नाम अगर आ जाएगा तो बहुवचन। और दूसरी चीज जैसे तुम्हारा, तुम्हारे पिताजी, उसके पिताजी, उसके मामा जी, ये सब अगर तुम्हारा, तुम्हारी, उसका, उसकी के बाद क्या आ जाए, कोई नाउन आ जाए, सिंगल नाउन आए, तो समझ जाना वो एक वचन का काम करता है। तो यहाँ देखिए, हमने आपको बताया इज का प्रयोग कहाँ। इज माने होता क्या है? इज माने है होता है, और एक वचन कर्ता के अनुसार लगाते हैं इज का प्रयोग। दूसरा आर, और आर माने हो होता है होता है, ठीक है। देखिए, मतलब अगर आपका सब्जेक्ट क्या रहेगा? बहुवचन का रहेगा, तो उसके अनुसार आर लगेगा। यहाँ मैंने लिख दिया बहुवचन कर्ता के अनुसार, ताकि आपको क्लियर रहे कि कहाँ हम किसका प्रयोग करेंगे। अभी देखिए, फिर उसके बाद एम। अब इज आर एम समझ गए। एम क्या होता है? हूं। एम माने क्या होता है? हूं, मतलब एम का अर्थ ही होता हूं। तो ये सिर्फ किसके लिए यूज करते हैं? आई के लिए, मतलब आई के साथ हम एम का प्रयोग करते हैं, अन्य सभी कर्ता के साथ नहीं। अच्छा, आपको हमने बताया कि इज का प्रयोग एक वचन कर्ता के साथ, एक वचन कर्ता जैसे ही, सी, इट, नेम। और आर का प्रयोग बहुवचन कर्ता के साथ। बहुवचन कर्ता कौन है? जैसे बहुवचन में आई भी आता है, वैसे आई को छोड़कर आई के साथ एम लग जाएगा, तो हो जाएगा यू, दे, वी, और सब प्लूरल नाउन जैसे हो गए, वो सभी बहुवचन हो जाते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं, देखिए इनका प्रयोग हम कई सेंटेंस में सीखेंगे, जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो हमारा ये है पहला अफर्मेटिव सेंटेंस। अच्छा, आपका ये डाउट होगा कि अफर्मेटिव सेंटेंस होता क्या है, ये भी क्लियर कर देते हैं। देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस का अर्थ पहले जान जाइए। अफर्मेटिव सेंटेंस का अर्थ होता है स्वीकारात्मक वाक्य। ये असर्टिव सेंटेंस का दो भाग होता है, एक अफर्मेटिव, दूसरा निगेटिव होता है। तो इसे अफर्मेटिव का पहला रूप, मतलब असर्टिव सेंटेंस का पहला रूप कहते हैं। इसका अर्थ क्या आपने जाना कि स्वीकारात्मक वाक्य। अब आपका डाउट है कि स्वीकारात्मक वाक्य किसे कहते हैं या अफर्मेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा कि जब हम किसी तथ्य या घटना या कार्य को हम स्वीकार जब करते हैं,
तब उसी को हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, अच्छा चलिए ठीक है, आगे आते हैं। जैसे एग्जाम्पल, अगर हमें ये इज आर एम का प्रयोग सीखना है तो आपको इन वाक्यों को ध्यान से समझने का प्रयास करें। मतलब ये जो मैंने वाक्य लिखा हूं यहाँ पर, इस वाक्य को आपको ध्यान से समझना है, देखना है, तभी समझ में आएगा अनुवाद कैसे किया जाता है। अच्छा चलते हैं। तब याद रखिएगा, हर एक चीज की पहचान होती है। हम गारंटी दे रहे हैं, फुल गारंटी दे रहे हैं, आपको फुल आएगा, ये मेरा वादा है। सिर्फ ध्यान से पढ़िए, ध्यान से देखिए। अच्छा, इसमें पहला वाक्य है मैं अमीर हूं। मैं अमीर हूं, ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है। अच्छा, मैं यहां तो लिखा हूं अफर्मेटिव सेंटेंस, लेकिन मान लीजिए अगर नहीं लिखा रहे तब हम कैसे जानेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस है? तो ध्यान दीजिएगा, इस वाक्य के अंत में दिख रहा है ना, ये पूर्ण विराम है, और इस वाक्य के अंत में जब पूर्ण विराम है और वाक्य में नहीं शब्द कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, नहीं मत, ये शब्द नहीं शब्द है। इसका मतलब जब वाक्य के अंत में पूर्ण विराम रहे और वाक्य में ना तो नहीं रहे ना ही मत रहे, तो वो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। तो ये हमारा हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, अनुवाद करते समय 3 चीज को याद रखना, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, इस चीज को याद रखना। ठीक है, मतलब आपको इतना पता रहना चाहिए कौन सब्जेक्ट है, कौन ऑब्जेक्ट है, कौन वर्ब है। ध्यान दीजिएगा, मैं अमीर हूं, तो मैं अमीर हूं, इस अफर्मेटिव सेंटेंस में कर्ता पहले होता है, मतलब सब्जेक्ट जो होता है पहले होता है। सब्जेक्ट क्या है? मैं। तो मैं की अंग्रेजी क्या होगी? आई। क्या होगी? आई। आई माने मैं। अच्छा, अब उसके बाद हमने कहा आई के साथ, सिर्फ आई के साथ क्या लगेगा? हूं। और यहाँ क्या लिखा है? हूं। एम माने क्या होता है? ये हूं। तो हम यहाँ आर का प्रयोग नहीं करेंगे, इज का प्रयोग नहीं करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे? एम का। और एम क्यों प्रयोग करेंगे? क्योंकि ये मुख्य क्रिया के रूप में रह रहा है, काम कर रहा है, इसलिए। और प्लस एम माने ही होता है हूं, यहां मैंने लिखा है एम माने हूं, तो इसीलिए कर्ता के लिखने के बाद, मतलब कर्ता क्या है? मैं के बाद मैं की अंग्रेजी क्या होगी? आई। और आई के तुरंत बाद आपको लिखना है एम। यहां तक समझ में आया? थोड़ा विस्तार से बता रहे हैं, लेकिन अभी आपको बोरिंग हो सकता है लगे, लेकिन इसे अच्छे से समझिए। एक बार समझ में आ जाएगा तो फिर आप कर सकते हैं, ऑटोमेटिक सब अनुवाद करेंगे। ध्यान दीजिए, तो हो गया मैं का अंग्रेजी। मैं की अंग्रेजी क्या आती है? आई। इसके बाद हम लिखेंगे हूं का अंग्रेजी क्या आती है? एम। अमीर, देखिए मीनिंग याद करना, वोकेबुलरी याद करना आपका काम है। तो अमीर का अंग्रेजी होती है रिच। ठीक है, और फुल स्टॉप लगा देंगे। तो ये हो गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस में, मतलब हमने सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा, फिर उसके बाद एम लिखा, इसे हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, और उसके बाद रिच लिखा, रिच माने अमीर होता है। ध्यान दीजिएगा, अब ये जो यहाँ फुल स्टॉप है, अब इंग्लिश की भी पहचान बताए अफर्मेटिव सेंटेंस। इसमें देखिए कहीं नॉट शब्द है, जब जिसमें फुल स्टॉप रहे और नॉट शब्द नहीं रहे तो समझ जाना ये अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है? अच्छा, और आते हैं, तो मैं अमीर हूं कि अंग्रेजी क्या होगा? आई एम रिच। और इसका मैंने अनुवाद क्या? सबसे पहले सब्जेक्ट लिख दिया, फिर उसके बाद जो आखिरी में शब्द हूं उसका लिखा, फिर उसके बाद जो बीच में शब्द है अमीर, उसकी अंग्रेजी लिखा। अच्छा, ये जो शब्द है अमीर, ये क्या है? ये है कम्प्लीमेंट, और कम्प्लीमेंट माने होता है परिपूरक। देखिए मैं आपको बहुत विस्तार से बता रहे हैं, चाहते तो मैं अभी इसे खत्म कर देता, लेकिन हम आपको एक एक पॉइंट बता रहे हैं। अच्छा, ये है कम्प्लीमेंट, और कम्प्लीमेंट माने क्या होता है? आपने जाना, परिपूरक होता है। और परिपूरक क्या होता है? मतलब जो क्रिया की, लिंकिंग वर्ब की या पूर्ति करता है, जैसे इज आर एम वाज वेयर का, मतलब अभी तो इज आर एम का ही बता रहे, तो उनका पूर्ति पूरक जो हो। ठीक है, अच्छा, कंप्लीमेंट कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। थोड़ा ट्रिक भी सीख लीजिए, अनुवाद थोड़ा बताएंगे अभी, लेकिन हमने आपको बताया ये कंप्लीमेंट है। तो कंप्लीमेंट माने होता है परिपूरक। अच्छा, आपने ये जाना, कंप्लीमेंट माने परिपूरक होता है। अच्छा, देखिए कंप्लीमेंट के प्रकार भी होंगे। ठीक है, कंप्लीमेंट 3 प्रकार के होते हैं। पहला नाउन कंप्लीमेंट, दूसरा हमारा होगा एडजेक्टिव कंप्लीमेंट, तीसरा हमारा होगा एडवर्ब कंप्लीमेंट।
अच्छा, अब देखिए हमें तो याद है, आपको ट्रिक बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। जब हम कॉम्प्लीमेंट शब्द बोल रहे हैं तो एक शब्द बन रहा कम, दूसरा शब्द बन रहा प्ली और तीसरा शब्द बन रहा मेंट। तो इसे अगर पढ़ेंगे कम्प्लीमेंट, मतलब अगर आपसे कोई पूछे कॉम्प्लीमेंट कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। अच्छा, अब उसके बाद आपने क्या देखा, तो पहला कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, नाउन कॉम्प्लीमेंट। नाउन माने आप जानते ही संज्ञा, कॉम्प्लीमेंट माने परिपूरक, संज्ञा परिपूरक। अच्छा, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट आप जानते हैं, एडजेक्टिव माने विशेषण, विशेषण कॉम्प्लीमेंट माने होता है परिपूरक, तो विशेषण परिपूरक। अच्छा, एडवर्ब, एडवर्ब माने आप जानते हैं क्रिया विशेषण और कॉम्प्लीमेंट में होता है परिपूरक, तो आपने सीखा एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट का अर्थ का क्रिया विशेषण परिपूरक। ठीक है, इतने ही होते हैं। अच्छा, ये क्या होते हैं, अगर ये ना रहे तो वाक्य पूरा नहीं हो जाएगा, समझे में नहीं आएगा। जैसे मैं कहूं मैं हूं, अगर आपसे कोई पूछा आप कौन हैं, तो जब तक आप कॉम्प्लीमेंट शब्द नहीं बोलेंगे, बताएंगे ही नहीं कि मैं हूं क्या, तो इसी प्रकार मैं जब तक नहीं बताऊं, ठीक है, मैं हूं, तो इससे समझ नहीं पाएगा। कोई आपसे पूछा आप कौन है, तो आप कहें मैं हूं, तो क्लियर ही नहीं, पता चलेगा ही नहीं आप कौन है। तो आप बताएंगे मैं शिक्षक हूं, मैं अध्यापक हूं, या मैं डॉक्टर हूं, या ऐसे अन्य अन्य चीजें। ठीक है, मतलब आप समझ सकते हैं। तो कोई भी जो आप होंगे, मतलब या मैं हूं जो टीचर हूं, तो मैं टीचर, तो ये पूरक हुआ कि नहीं, तो पूरा हो गया। मैं अध्यापक हूं, मैं शिक्षक हूं, या मैं अमीर हूं, तो ये वाक्य है। तो यही होता है कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, अब इसका अनुवाद करते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम लोग धनी हैं, तो ध्यान दीजिए यहाँ क्या आया, हम लोग धनी हैं। तो यहाँ देखिए जब बहुवचन रहता है तो यहाँ है के बाद बिंदी देना जरूरी है, इना कि हम लोग धनी है बिंदी नहीं दिए तो गलत वाक्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो हम लोग, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ पूरी विराम है और इस वाक्य में नए शब्द नहीं है। अच्छा, अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट पहले होते हैं, तो सब्जेक्ट क्या है, हम लोग, तो हम लोग की अंग्रेजी क्या होगी, वी, हम लोग की अंग्रेजी क्या होगी, वी। अच्छा, हमने बताया क्या, अगर बहुवचन सब्जेक्ट रहे तो उसके साथ आर लगाते हैं, हमने यहाँ लिख दिया है बहुवचन कर्ता के साथ, बहुवचन कर्ता के अनुसार आर लगता है, तो यहाँ क्या लगेगा, आर लगेगा, क्योंकि हम लोग हैं। एक से अधिक लोग जब रहते हैं तो बहुवचन होता है, तो हम लोग, जिसका मतलब बहुवचन है, तो है की अंग्रेजी क्या हो गई, आर हो गई। अब बीच वाला शब्द क्या है, धनी। ठीक है, अच्छा धनी क्या है, धनी क्या है, एडजेक्टिव है, बिल्कुल विशेषता बता रहा है ना। तो धनी का अंग्रेजी होती है रिच। अच्छा सॉरी, मैंने यहां शुरू में लिख दिया था अमीर, ये भी सही है, सॉरी दोनों सही है, अमीर और धनी, ये कंफ्यूज मत होइएगा। अमीर मतलब भी होता है रिच और धनी मतलब भी होता है रिच। ठीक है, तो हम लोग की अंग्रेजी वी हो गई, और हमने बताया ये बहुवचन है तो आर, और धनी की अंग्रेजी रिच। ठीक है, अब आते हैं दूसरा, आप बुद्धिमान हो, आप बुद्धिमान हो, तो ये कौन सा सेंटेंस है, कमेंट में बताइए। अफर्मेटिव सेंटेंस है, क्यों, क्योंकि ये पूरी विराम है और वाक्य में नए शब्द नहीं है। अगर देखिए वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अब देखिए इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस हमने बताया सब्जेक्ट पहले होते हैं, सब्जेक्ट इसमें क्या है, आप, तो आपकी अंग्रेजी क्या होती है, यू, आपकी अंग्रेजी क्या होती है, यू, और यू माने तुम भी होता है, इस चीज को याद रखिएगा। अच्छा, अब याद रखिएगा हो क्या अंग्रेजी, जैसे एम की अंग्रेजी क्या आती है, हूं, एम माने ही होता हूं, तो हो की अंग्रेजी क्या आती है, आर माने हो होता है, और अक्सर तुम जब रहता है या आप रहता है उसके साथ हो लगता है, तो इसीलिए यहां हो की अंग्रेजी क्या होगी, आर, और बुद्धिमान की अंग्रेजी होती है वाइज, क्या होती है, वाइज। ठीक है, तो हो गया यू आर वाइज, मतलब यू माने तुम, आर माने हो, वाइज माने बुद्धिमान, तुम बुद्धिमान हो, आप बुद्धिमान हो। ठीक है, अच्छा वह लंबी है, वह लंबी है, आपको पता चल रहा है इसका, इसमें किसका बोध हो रहा है, स्त्री का बोध हो रहा है, तो इसीलिए वह क्या अंग्रेजी होगा, सी, और जब स्त्री का बोध होता है तो सी। अच्छा सी होगा, और है वह एक वचन की बहुवचन, एक वचन है,
और जब एक वचन रहता है तो हाय का अंग्रेजी क्या होती है? इज। और हमने बताया जब बहुवचन रहेगा तो हाय के लगा बिंदी रहे, मात्रा का लगा, तो यहाँ देखा बिंदी ना है, ठीक है। अगर बिंदी तू ना यहाँ देला, मतलब आप अगर बिंदी नहीं देते हैं तो ये गलत हो जाएगा वाक्य। यहाँ देखिए वह लंबी है, यहाँ बिंदी नहीं, इसका मतलब ये एक वचन का वाक्य है। तो इसीलिए सी माने वह हो गया, और हाय एक वचन है तो हाय का अंग्रेजी क्या होगी यहाँ? इज। और उसके बाद लंबी का अंग्रेजी होती है टाल। यहाँ तक समझ में आ रहा? फुल स्टॉप दे दीजिए, खत्म। अब उसके बाद वह निर्जीव है, ये जो वह मैं कह रहा हूँ ये निर्जीव के लिए यूज कर रहा हूँ, तो वह मजबूत है, वह मजबूत है। और जब हम निर्जीव के लिए इशारा दे रहे हैं तो इट होगा, और इट भी एक वचन होता है, इज होगा, इज माने है। हमने सबसे पहले ये लिखा, फिर उसके बाद आखिरी वाला जो शब्द था है। और मजबूत की अंग्रेजी आप जानते हैं स्ट्रांग होती है। क्या होती है? स्ट्रांग। अब हमारा है छठा वाक्य है, वे लोग मेहनती हैं। अच्छा देखिए, वे लोग बहुवचन है कि नहीं? वे लोग बहुवचन है, और यहाँ देखिए हाय है तो यहाँ बिंदी देल है, बिंदी दिया गया है, इसका मतलब ये बहुवचन का ही है, ठीक है। तो यहाँ वे लोग के सबसे पहले करता क्या है? वे लोग की अंग्रेजी क्या होती है? दे। क्या होती है? दे। अच्छा, अब उसके बाद वे लोग बहुवचन है तो है का अंग्रेजी क्या होगी? हमने कहा जब बहुवचन करता होता है का अंग्रेजी आर होगी, यहाँ हो गई आर। अच्छा, फिर उसके बाद मेहनत की अंग्रेजी होती है लेबोरियस। क्या होती है? लेबोरियस। अब आते हैं हमारा आखिरी वाक्य है, अश्विनी महेश्वरी बहुत तेज है। अश्विनी महेश्वरी क्या है? बहुत तेज है। इसमें सब्जेक्ट क्या है? अश्विनी महेश्वरी, तो अश्विनी महेश्वरी लिखेंगे। अच्छा, इस वाक्य में अश्विनी महेश्वरी एक नाम है, एक ही नाम है, इसीलिए एक वचन है। अगर वाक्य में दो नाम आ जाए, जैसे मैं कहूं रवि और हरि तेज हैं, तो ये बहुवचन हो गया। लेकिन जब अगर हम कहें रवि तेज है तो एक वचन हो। इसी प्रकार यहाँ नाम ही आया एक, अश्विनी महेश्वरी बहुत तेज है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ? आपका एक वचन है। और जब एक वचन रहता है तो है का अंग्रेजी क्या होगी? इज। और बहुत तेज है वेरी इंटेलिजेंट। ये हो गया, अश्विनी महेश्वरी इज वेरी इंटेलिजेंट। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा क्लास। अगर आपको अच्छा लगा क्लास तो कमेंट में गुड लिखिए, और उसके बाद चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलते हैं, जय हिंद।